मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के विषय में। हम लोग जो है मुग़ल बादशाहों को संक्षेप में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अकबर, हुमायूं और बाबर के विषय में संक्षेप में पढ़ लिया है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर मुग़ल साम्राज्य और इन सभी बादशाहों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन सभी को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसमें हम लोग संक्षेप में देखेंगे कम से कम समय में। तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा जो जहांगीर है ना, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, तो इसका पूरा नाम है ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इसका पूरा नाम। इसका जो शासनकाल था 1605 से 1627। 1605 में इसके पिता अकबर की मृत्यु हुई, तो उसके बाद इसने जो है सत्ता प्राप्त कर ली, मतलब ये उत्तराधिकारी हुआ। तो इसका नाम क्या है, पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, और जहांगीर नाम से ये विख्यात हुआ। इसका जन्म हुआ था 1569 में। पूछा गया है काफी बार 1569 में। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म जो है ना, मतलब अकबर को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई बेटा नहीं हो रहा था अकबर को। तो अकबर ने जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में मन्नत मांगी हुई थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। और इसी कारण शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होने के कारण जहांगीर का नाम सलीम रखा जाता है। तो इसका मूल नाम क्या था, सलीम, ध्यान रखेंगे, सलीम। तो इसका मूल नाम था सलीम। और इसकी माता थी हरकाबाई। हरकाबाई जो कि आमेर के कछवाहा राजा भारमल की बेटी थी, राजपूत थी ये। इसके विजय अभियानों की बात करें तो मेवाड़ अभियान, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे ना, उनके बेटे थे इस समय राणा अमर सिंह। तो जो राणा अमर सिंह हैं उनके विरुद्ध जो जहांगीर है ये सेना भेजता है, अपने बेटे शहजादा खुर्रम को भेजता है। शहजादा खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के नाम से शासक बनेगा, तो उसको जो है मेवाड़ के विरुद्ध भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर राणा अमर सिंह ये क्या करते हैं, चूंकि लंबे समय से ये लोग मुगलों से लड़ रहे हैं, तो राणा अमर सिंह को लगता है कि आखिर कब तक इनसे लड़ते रहेंगे। तो ये जो है मुगलों के साथ समझौता कर लेते हैं और अपने बेटे को सत्ता सौंप करके खुद जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। वैसे मेवाड़ जो है सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता है, आंतरिक रूप से मेवाड़ स्वतंत्र होता है, बाहरी तौर पर वो जो है मुगलों की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस तरह से तो मेवाड़ एक तरह से मुगलों के अधिकार में आ जाता है, नियंत्रण में। अहमदनगर जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य हुआ करता था उस समय, और यहाँ पर मलिक अंबर ये जो है वहां शासन कर रहा था। तो शहजादा खुर्रम को भेजा जाता है दक्षिण में, और शहजादा खुर्रम को दक्षिण में भी सफलता मिलती है। तो ये 2 विजय अभियान याद रखना है आप लोगों को जहांगीर के समय। जहांगीर ने ना जब ये शासक बना, जब ये बादशाह बना जहांगीर ने, जब इसका राज्याभिषेक हुआ, तो इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिसे दस्तूर उल अमल कहा जाता है। दस्तूर उल अमल। तो पूछा जाता है कि किस बादशाह ने 12 दस्तावेज, 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो इन 12 अध्यादेशों में ना काफी अच्छी अच्छी चीजें बोली गई थी। उसके बाद देखिएगा, इसको न्यायप्रिय शासक माना जाता है। ये बड़ा ही न्यायप्रिय शासक था, और इसने न्याय करने के लिए स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर लगवाई थी अपने महल के बाहर। आगरा का किला था ना, तो वहां पर इसका जो महल था उसके बाहर इसने सोने का बना हुआ एक न्याय का जंजीर लगवाया। कोई भी व्यक्ति आकर के उसको बजाएगा तो उसको न्याय मिल जाएगा, ऐसा बोला जाता था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए बाबरी। देखो तुजुक ए बाबरी नहीं, ये क्या हो गया है, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ना तुजुक ए जहांगीरी आना था, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए बाबरी तो इसके दादा की रचना है ना, तो इसकी जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, ध्यान रखेंगे। यहां मैं लिखता हूं तुजुक ए जहांगीरी, ये इसकी आत्मकथा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ना तुजुक ए बाबरी, ये तो बाबर की आत्मकथा है। तो तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा। देखो मुगल बादशाहों में ना 2 ही बादशाह जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक तो बाबर तुजुक ए बाबरी, और दूसरा जहांगीर जिसने तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। ये ना स्वयं चित्रकार था, मतलब जो जहांगीर है ये स्वयं चित्रकार था एवं चित्रकला का संरक्षक था। इसके समय को, इसके शासन काल को मुगल काल का नहीं,
चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछा जाएगा किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो हुमायूं के जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद और मंसूर खां। काफी बार पूछा गया है कि ये दोनों चित्रकार किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद देखिएगा आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व राजा मानसिंह की बहन मानबाई से विवाह हुआ था। तो इसने, जैसे कि इसके पिता अकबर ने आमेर के राजकुमारी हरकाबाई से विवाह किया था ना, तो इसने भी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था। एक तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन। जो हरकाबाई थी ना, हरकाबाई के भाई थे भगवान दास। हरकाबाई के भाई थे भगवान दास, मतलब जो सलीम की जो माँ थी ना, उसके भाई थे भगवान दास। और भगवान दास की बेटी थी क्या नाम है, मानबाई। और मानबाई का भाई था मानसिंह। मतलब कि जो भगवान दास है उसके दो बच्चे थे, एक तो मानसिंह जो कि अकबर के दरबार में रहा करता था, और मानबाई बेटी। तो बेटी से जो है किसका विवाह हुआ था, जहांगीर का। मतलब कि जहांगीर ने अपने मामा की बेटी से विवाह किया था। और इससे जो पुत्र हुआ था ना खुसरो, जिसने जहांगीर के समय में विद्रोह भी किया था, जिसको जहांगीर ने कैद करवा लिया था, आंखें निकलवा दी थी जहांगीर ने अपने बेटे की ही। उसके बाद देखिएगा जोधपुर के मोटा राजा मानमती से विवाह किया। मतलब ये जो जोधपुर के मोटा राजा की बेटी होना था, जिसका नाम था मानमती, उससे इसने विवाह किया। इसको जगत गोसाई भी बोला जाता है। इससे पुत्र हुआ खुर्रम, जो आगे चल करके बादशाह बनेगा शाहजहां। तो वो जो है किसका बेटा था, मानमती का। तो ये जोधपुर के मोटा राजा की बेटी थी मानमती, तो उससे भी इसने विवाह किया। इसके बाद देखिएगा नूरजहां, इससे भी इसका विवाह हुआ, जिसका असल नाम मेहरुनिशा था। नूरजहां का असल नाम क्या था, मेहरुनिशा। और जहांगीर ने नूरजहां से विवाह करके इसको जो है नूरजहां की उपाधि दी थी। 1612 में इसने जो है नूरजहां से विवाह किया था। जहांगीर के 5 बेटे थे, परवेज हो गया, शहरयार हो गया, जहांदार हो गया। उसके बाद देखिएगा खुर्रम और खुसरो। तो ये 5 बेटे थे जहांगीर के। वैसे तो और भी रहे होंगे, लेकिन जो कायदे से जिनको इसके बेटे बोले जा सकते हैं वो 5 थे। तो ध्यान रखना इस चीज को। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक कर दिया था मैंने, माफी चाहूंगा। ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने ही प्रदान की थी। देखो जहांगीर के शासनकाल में ही ना जो अंग्रेज व्यापारी हॉकिंस, उसके बाद टॉमस रो, ये सब आते हैं, तो इनको जो है जहांगीर ने ही भारत में व्यापार करने की परमिशन दी थी। ब्रिटिश व्यापारी हॉकिंस और टॉमस रो, ये लोग जो है आए थे। हॉकिंस कब आया था, 1608 में, ये 1606 नहीं है, ये 1608 में आया था। और टॉमस रो जो है 1615 में आया था। इसके समय में विद्रोह हुआ था, इसके बेटे खुसरो का विद्रोह और इसके दूसरे बेटे खुर्रम का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह कब हुआ था, 1606 में। क्योंकि जहांगीर जब बादशाह बना ना, तो उस समय काफ़ी सारे लोग आपत्ति कर रहे थे, क्योंकि जो जहांगीर था वो शराबी था, दारू वगैरह बहुत पीता था। तो काफ़ी सारे लोग जो है जहांगीर के स्थान पर खुसरो को बादशाह बनाना चाहते थे। स्पेशली जहांगीर का जो साला था ना, मानसिंह, मानबाई का जो भाई था तो वो जो है अपने भांजे खुसरो को बादशाह बनाना चाहता था। इसीलिए बाद में खुसरो को पकड़ करके कैद कर लिया जाता है, उसको अंधा भी करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। उसके बाद खुर्रम का विद्रोह 1622 में। तो खुर्रम जो कि इसका बेटा था और इसने मेवाड़ का अभियान किया था, अहमदनगर का अभियान किया था। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नूरजहां गुट। देखो नूरजहां से मैंने बताया इसका असल नाम मेहरुनिशा था। नूरजहां से 1612 में जहांगीर ने विवाह किया था। तो नूरजहां जो है, जैसे ही ये जहांगीर से विवाह कर लेती है तो एक गुट बना लेती है, जिसको नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको जुंटा गुट भी बोला जाता है, जुंटा गुट। इस गुट में ना नूरजहां खुद थी, उसके पिता थे एतमातुद्दौला, जिनका असल नाम ग्यास बेग था, और इसकी माँ असमद बेगम ये भी थी। नूरजहां का भाई आसफ खां ये भी था, और शहजादा खुर्रम।
शहजादा खुर्रम जो जहांगीर का बेटा था ना, क्योंकि जो नूरजहां थी इसने क्या किया, अपने भाई आसफ खां की बेटी के साथ खुर्रम का विवाह कर दिया और खुर्रम को जो है अपने पक्ष में कर लेती है, अपने टीम में ले लेती है। मतलब नूरजहां का ये था कि अगर कल को जहांगीर को कुछ हो जाता है तो वो खुर्रम को अपने नियंत्रण में बादशाह बना देगी, तो इसलिए वो जो है खुर्रम से अपने भाई की बेटी का विवाह करवा देती है। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु की बात करें तो 1627 में इसकी मृत्यु हुई। लाहौर के निकट भीमवारा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई और इसका जो मकबरा है ना, लाहौर के निकट एक स्थान है शाहदरा, यहाँ पर है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो कई बार ये पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं है, तो इसका मकबरा जो है भारत में नहीं है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। वैसे तो बाबर का मकबरा भी भारत में नहीं है, काबुल में है। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह हुआ, उसका मकबरा भी भारत में नहीं है, उसका मकबरा रंगून में है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद अगला मुगल बादशाह कौन बनता है, शाहजहां, जिसके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।